नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले खास खबरें। 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली का खुलासा। पाकिस्तान में मिली आतंकी ट्रेनिंग। लश्कर सरगना हाफिज सईद था मास्टरमाइंड। नेट न्यूट्रलिटी को ट्राई का समर्थन। कहा, अलग अलग प्लान के लिए नहीं होंगी अलग अलग दरें। उल्लंघन करने पर रोजाना 50,000 का जुर्माना। नहीं रहे मशहूर शायर निदा फाजली। 78 साल की उम्र में मुंबई में निधन। देश भर में शोक की लहर। पांच महीने बाद नेपाल को बड़ी राहत। मदेशियों ने किया भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान। जारी रहेगा आंदोलन। और उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण से दुनिया भर में हड़कंप। अमेरिका, चीन, जापान सहित कई देशों ने जताई नाराजगी। संयुक्त राष्ट्र की नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। और अब पहली खबर। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपियों में से एक डेविड हेडली ने सोमवार को स्वीकार कर लिया कि हमला पूरी तरह से लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। हेडली के इस कबूलनामे ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर से उलझन में डाल दिया है। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई की एक अदालत में सोमवार को डेविड कोलमैन हेडली ने अपना बयान दिया। अमेरिका के शिकागो से स्काइप के जरिए दिए गए इस बयान में उसने स्वीकारा कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से उसे मुंबई का वीडियो बनाने को कहा गया था। उसी वीडियो के आधार पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई। उसने ये भी बताया कि 26/11 के पहले भी 2 बार हमले करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं एलईटी का काम किया हूँ और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे। साल 2010 में मुंबई हमले के आरोप में पहली बार हेडली का नाम सामने आया था। अमेरिका की अदालत ने उसे 35 साल की सजा दी है। हेडली ने इस केस में सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया और उसकी गवाही उस घटना में शामिल एक और आतंकवादी अबू जिंदाल के खिलाफ मुकदमा के लिए ली गई। उसने कहा कि 2002 में उसे पहली बार पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंक फैलाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। पाकिस्तानी मूल के इस अमेरिकी नागरिक का नाम दाऊद गिलानी था। उसने भारत आने के लिए डेविड कोलमैन के नाम से अमेरिकी पासपोर्ट बनवाया। मैंने उसे पूछा कि अपना नाम चेंज करने की क्या वजह थी, तो उसने कहा कि मुझे इंडिया में रेकी के लिए आना था और इसलिए मैं मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैंने छुपाना चाहता था, इसलिए मैंने मेरी नाम चेंज किया। हेडली ने अदालत के सामने अपने बयान में यह भी बताया कि आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा इस मामले में मिलकर काम करते रहे हैं। हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी उसके प्रशिक्षण के लिए आते थे। यहाँ तक कि लश्कर के लोगों ने ही आईएसआई के अधिकारियों से उसका परिचय कराया था। ये भी पूछा कि आईएसआई का किन लोगों से उसका वास्ता पड़ा, तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी और एलएटी के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया और ऐसी कुछ जानकारी हम उसके पास से कल लेने की कोशिश करेंगे। हेडली को मंगलवार को भी अदालत के सामने बयान देने के लिए स्काइप पर बुलाया जाएगा। हेडली के बयान से 26/11 के आतंकी हमले की पूरी साजिश के खुलासे में काफी मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी अदालत में मुंबई हमले के खिलाफ चल रहे केस में डेविड हेडली को गवाही के लिए बुलाने का प्रस्ताव रखता है या नहीं रखता है। अगर डेविड हेडली ने वहां भी गवाही दी तो यह पाकिस्तान के गंभीरता का परिचायक होगा। राजसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और हमारे साथ इस वक्त नीरज कुमार मौजूद हैं जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं दिल्ली के। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से आप जो कुछ कबूलनामा रहा है डेविड हेडली का, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपने देखी हैं इसमें? देखिए, उसने कोई बहुत ज़्यादा नई बात तो बताई नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसका ये बताना नया है कि पहले भी माफ़ कीजिएगा, पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुके थे 2008 के अटैक के पहले। कुछ कोशिशें रही थी भारत पर अटैक करने की,
लेकिन वरना और जितनी बातें बताई हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स के नोटिस में ऑलरेडी हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के नोटिस में होना और उसके बारे में एक कॉन्स्पिरेटर का कन्फेशन रिकॉर्ड पर आना, उसमें फ़र्क है। उसके कन्फेशन के बाद, उसके डिपोजिशन के बाद केस को काफ़ी ठोस बन जाएगा और वो जो सुराग है, वो जो सबूत है, वो उसके ज़्यादा मायने रहेंगे कोर्ट में। तो यानी नीरज जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ये पूरा केस है, जो पूरा मुकदमा है, अब जिस तरह की आशंकाएं हमें थी या जो हमारा अभी तक हमारा विश्वास था कि ये इस तरह की चीज़ें रही होंगी, अब हमारे पास पुख्ता सबूत है ये बताने के लिए कि जो हम कह रहे थे वो दरअसल सही था। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आपके पास खबर हो सकती है, लेकिन खबर को सबूत में कन्वर्ट करने के लिए कभी कन्फेशन का, कभी किसी अप्रूवर के स्टेटमेंट का, कभी कुछ मटेरियल एविडेंस का, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आज उसके इस डिपोजिशन से मुकदमे में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये मैसेज जाएगा कि जो हमारा केस था वो बिल्कुल सच था, सही था और जो भी डिफेंस रहा है दूसरी तरफ से वो उचित नहीं है। जी, यानी कि भारत की दलील को जो है वो बल मिला है, जो भारत अब तक कहता रहा, और आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इसको लेकर एक साफ संदेश, एक मजबूत संदेश जाएगा। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जो इस खबर पर नजर रखे हुए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप बने रहिए, मैं और सवालों के लिए आपकी तरफ आऊंगी। अखिलेश सुमन, ये बताइए कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से दिल्ली में जो हाई कमीशन है उसकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने इसको किस तरह से देखा है? देखिए, हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन से बात करने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक बयान देने की स्थिति में हम नहीं हैं। हम मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या मामला बनता है उस पर शायद आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि सूत्रों के हवाले से कि गृह मंत्रालय एक नया डोजियर तैयार करेगा हेडली का जो पूरा बयान आया है उस बयान के आधार पे, और उसे फिर से एक बार पाकिस्तान को भेजा जाएगा। और हो सकता है उसमें यह रिक्वेस्ट हो कि पाकिस्तान में इस सबूत को पेश किया जाए और अगर संभव हो तो हेडली को भी पाकिस्तान की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कराई जाए, ताकि वहाँ जो न्यायाधीश हैं वो समझ पाएं कि किस तरह यह पूरा जो षड्यंत्र रचा गया उसमें पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान के सरकारी महकमे के लोग थे और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे। अरफा जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं आप अखिलेश जी, लेकिन क्या ये भी माना जाए कि जिस दौर में फिलहाल जिस स्तर पर अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, इस पर्दाफाश के बाद आप किस तरह से बदलते हुए देखते हैं? क्या कोई असर पड़ेगा जो बातचीत हो रही है? निश्चित तौर पे अरफा, देखिए, भारत के लिए स्थिति कोई नई नहीं है। भारत को पहले से ही पता था कि हेडली के बयान, हेडली से जो बातचीत हुई थी और उसके पहले भी भारत को ये सारे बातें पता थी कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा होता है। लेकिन अब एक तरह से कहें कि भारत का वेट बढ़ गया है। भारत की तरफ से जो पूरा दबाव था पाकिस्तान पे वह बढ़ा है और चूंकि हेडली ने अमेरिका की जेल से यह पूरा बयान दिया है, मतलब समझे कि अमेरिका भी ऑन बोर्ड है अभी भारत के साथ। और पठानकोट में जिस तरह पाकिस्तान रक्षात्मक स्थिति में था, भारत ने कहा था कि आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको दिया गया है, आप उस पर कार्रवाई करिए। तो भारत के पास एक नया और मामला आया है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो दिया गया है नए मामले में, उस पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुराने मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो भारत की इच्छा है बात करने की, लेकिन धरती पर कुछ तो होता दिखे आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ। इस तरीके से कहें तो राजनयिक तौर पर भारत की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। बेहतर लगती है आपको। नीरज, ये बताइए कि फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि बहुत बातें तो खास नहीं है, बहुत नई बातें तो नहीं है, इन्वेस्टिगेटर्स में से बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते थे, अभी सबूत के तौर पर एक बयान हमारे पास है, लेकिन एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो आईएसआई और लश्कर तैयबा के जिस रिश्ते की तरफ डेविड हेडली ने इशारा किया है, क्या आपको लगता है कि अब तक जो दलील पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो दरअसल आतंकवाद में शामिल हैं, सम्मिलित हैं भारत के खिलाफ, क्या इस बयान के बाद भारत की सरकार और इन्वेस्टिगेटर्स ये नतीजा निकालें कि ऐसा नहीं है, इसमें स्टेट एक्टर्स भी शामिल थे? ये कोई नई बात नहीं है और ये आज की बात नहीं है। मैं 1993 के सीरियल धमाके जो बम्बई में हुए थे उसके इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ था और उस समय भी हमारे पास बहुत ठोस सबूत आए थे, जिसमें कि आईएसआई और का जो कांटेक्ट था वहाँ के स्मगलर्स से और उन स्मगलर्स का जो कांटेक्ट था बॉम्बे अंडरवर्ल्ड से,
उस सब के बारे में बहुत ठोस सबूत हमारे पास आए थे, डॉक्यूमेंट्री सबूत, लेकिन उस पर कोई एक्शन या कोई रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से कभी हुआ नहीं। और कई सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं, हाईजैकिंग, IC-814 के हाईजैकिंग से लेकर सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर एक के बाद एक पता नहीं कितने दर्जनों मुकदमे तो मेरे नॉलेज में हैं जो ऐसे हुए हैं जहां पर ठोस सबूत रहे हैं जी। लेकिन हर बार वो यही कहा जाता है कि ये स्टेट एक्टर्स नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और पाकिस्तान की सरकार इसमें क्या कर सकती है। लेकिन नीरज तो जी, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उनके रुख पक्ष में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन नीरज जी, जो फिलहाल पाकिस्तानी अदालत में जो मुकदमा चल रहा है, जहां हमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से कानून को अपना काम करना चाहिए वैसे कानून अपना काम कर रहा है, पाकिस्तानी अदालतों पे विश्वास रखिए। अगर पाकिस्तान की अदालत पे विश्वास नहीं है तो सरकार पे कैसे विश्वास होगा? तो क्या इस सबूत के बाद, इस गवाही के बाद, क्या पाकिस्तान की अदालत में जो मुकदमा चल रहा है वो किसी तरीके से प्रभावित होगा क्या? मेरा अपना ये मत है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कई दफ़ा हो चुका है और हर दफ़ा जो उनका एटीट्यूड होता है, जो रुख होता है, वो वही का वही होता है। जी, तो नीरज जी, अब ये बताइए कि 26/11 को कई साल गुजर चुके हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मामला थक रहा है, लेकिन इसको एक नई ऊर्जा मिली है अब इस बयान के बाद। अभी फिलहाल जो स्टेट है, जो स्थिति है उस मुकदमे की, उसे आप कहाँ देखते हैं? नहीं, मैंने बताया कि मुकदमे को तो बल मिला है, हमारी अदालत में बल मिला है। डेविड हेडली एक को कॉन्स्पिरेटर है, अबू जिंदाल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में सबूत मिला है। तो एक ये कह लीजिए कि पूरे केस को, पूरे चार्जशीट को एक नई ऊर्जा मिली है, जैसा आपने खुद बताया। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा डिप्लोमेटिक या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। लेकिन ये इस बार भी देख लिया जाए क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी इस तमाम चर्चा के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी छोटा सा ब्रेक। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण ट्राई ने फेसबुक के फ्री इंटरनेट बेसिक अभियान को तगड़ा झटका दिया है। ट्राई ने देश में इंटरनेट डेटा के लिए अलग अलग चार्जेस को नामंजूर करते हुए नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। ट्राई ने कहा है कि अलग अलग चार्जेस लेने पर कंपनियों पर रोजाना की दर से 50,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। नए नियम आज से ही प्रभाव में आ गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर अलग अलग डेटा इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग टैरिफ की पेशकश पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना फैसला दिया है। ट्राई ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग अलग कीमत नहीं देनी होगी। Today we have come out with a regulation which essentially mandates that no service provider shall charge differential pricing on the basis of application, platforms or websites or source. So it should be not based on source, destination, type of content or the application. ट्राई के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने बताया कि ट्राई के सर्कुलर में कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां अब उपभोक्ता से किसी भी तरह का करार नहीं कर सकती हैं और न ही अलग सुविधा के लिए कीमत की शर्त लगा सकती है।
अलग अलग कीमत वसूलने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ट्राई ने कहा कि पहले से मुहैया कराए गए ऑफर एक्सपायरी तक जारी रहेंगे। हालांकि ट्राई ने विशेष परिस्थितियों में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कुछ छूट भी मुहैया कराई है। जानकारों ने इसे गलत बताया है। ट्राई भी नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्ट में है, लेकिन उसमें जो कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भविष्य में चोर दरवाजे न बन जाएं, जिससे कि बड़ी कंपनियां इन एग्जम्पशंस के माध्यम से रिड्यूस टैरिफ या कंसेशनल टैरिफ से नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर सकें। ट्राई का ये फैसला फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फ्री बेसिक्स स्कीम के लिए झटका है, जिसमें कहा गया था कि इस स्कीम के जरिए ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट की आज़ादी को लेकर देश में लंबे वक्त से बहस चल रही थी। ट्राई ने आम जनता से इस बारे में राय मशविरा भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को जमीन आवंटित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने देश भर में आंदोलन करने की बात भी कही। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की आवंटित जमीन को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से कराई जानी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि बजट के सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इफ दिस इज नॉट करप्शन, then would you care to explain to the country as to what exactly is this? And therefore we would like to reiterate that this is a fit case for a court monitored investigation. उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में आंदोलन करेगी। पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही है। आने वाली 12 तारीख को इस लैंड स्कैम के ऊपर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की यूनिट अपना विरोध दर्ज करेगी। 2010 में गिर सेंचुरी के पास वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट्स एंड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड यानी WWR को 250 एकड़ जमीन दी गई थी। बाद में WWR ने यह जमीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से जुड़ी कंपनियों को बेच दी। कांग्रेस के नए आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अनु दीवान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया ने पाबंदियों के बावजूद आखिरकार रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया। रविवार की सुबह हुए इस परीक्षण ने अमेरिका, चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों को नाराज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जहां उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा की है, वहीं अमेरिका ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। भारत ने उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की सलाह दी है। पाबंदियों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के बाद अब लंबी दूरी के रॉकेट का परीक्षण करके दुनिया के तमाम देशों को सख्ते में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की और न्यूयॉर्क में हुई आपात बैठक के बाद कहा गया कि उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव जल्द ही पारित किया जाएगा। The members of the Security Council strongly condemn this launch. अमेरिका, जापान और चीन के साथ दुनिया के तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम को गलत करार दिया है। अमेरिका ने लंबी दूरी के रॉकेट प्रक्षेपण को उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। These illegal actions requires a robust response. Because of the DPRK's decisions and actions, we will ensure that the Security Council imposes serious consequences. DPRK's latest transgressions require our response to be even firmer. ここは当然中国もこれ賛同しているわけですから。厳しい対応を迅速に行うことを期待したいと思います。वहीं रॉकेट प्रक्षेपण के बाद उत्तर कोरिया में जश्न का माहौल है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्योंगयांग ने स्थानीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 9 बजे प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया ने पहले 8 से 25 फरवरी के बीच परीक्षण की बात कही थी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को समय से पहले ही छोड़ दिया गया। हालांकि प्योंगयांग के मुताबिक इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया को दे दी गई थी। इसके बाद से दक्षिण कोरिया की सेना अलर्ट पर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कुछ दिन पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की परवाह न करते हुए हाइड्रोजन बम के परीक्षण की अनुमति दी थी। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने 2003 में परमाणु अप्रसार संधि से
खुद को अलग कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में ISIS और दहशतगर्दी के बढ़ रहे असर के मद्देनज़र ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम ने राजधानी दिल्ली में विशाल सूफी सम्मेलन किया। सूफियों का मानना है कि सीरिया और इराक में उभरे आतंकवादी संगठन ISIS के समर्थक भारत में भी अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों ने साफ साफ कहा कि इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। सूफी दरगाहों से आए मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम विद्वानों ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी कर समाज में कट्टरता, सांप्रदायिक हिंसा से निपटने को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। इस मौके पर तंजीम ने भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया। जो दहशतगर्दों का सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल तौर पर और नौजवानों को तैयार कर रहे हैं ISIS से ज्वाइन होने के लिए, हम अहले सुन्नत व जमात जो बरेलवी मसलक के मानने वाले हैं, सूफीज़म को मानने वाले हैं, हम उनकी मुखालिफत करते हैं। इस्लामी विरासत और परंपराओं को बचाने की सूफी संतों ने पुरजोर वकालत की। मुस्लिम संगठनों की इस कवायद को समर्थन भी मिला है। जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ये जो एक मैसेज गया है, मुझे लगता है कि ये पैगाम बहुत ज़रूरी था। और ये भी जो मैसेज दिया है पैगाम की, मुसलमान जो है वो वतन परस्त है और उसके मुकाबले कोई नहीं है। क्योंकि हम सूफीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब जब दहशतगर्दी फैली है तब तब सूफियों ने कदम बढ़ाकर उसको मिटाया है। सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए करीब 5000 उलेमा और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। इस तंजीम ने पिछले साल दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की विशाल जनसभा कर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हिंदुस्तान की 14 खानकाहों ने राजधानी दिल्ली में दहशतगर्दी के खिलाफ बिगुल बजाया। इनका मानना है कि बगदादी का ISIS सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रच रहा है। कैमरामैन चेतन के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले मधेशियों ने आंदोलन वापस ले लिया है। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर करीब 5 महीने से चल रही नाकेबंदी और आम हड़ताल भी खत्म हो गई है। इससे 20 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहूलत होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की 19 फरवरी को भारत यात्रा के मद्देनज़र ये अहम फैसला हुआ है। इस बीच नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने दिल्ली में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत के सहयोग के बारे में चर्चा की। इसके अलावा भारत के अगले बजट में नेपाल को दिए जाने वाले अनुदान पर भी चर्चा हुई। पौडेल ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और आपसी रिश्तों और मधेशियों की मांगों पर चर्चा की। उर्दू की मशहूर शायर निदा फाजली का आज मुंबई में निधन हो गया। पद्मश्री और साहित्य अकादमी से सम्मानित निदा फाजली ने शायरी में अनेक प्रयोग किए। इसी वजह से उन्हें नई उर्दू का सबसे प्रभावशाली शायर माना जाता है। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। हर दिल अजीज शायर निदा फाजली दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 78 साल की निदा फाजली काफी दिनों से बीमार थे। सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य और फिल्म जगत में शोक की लहर है। ना सिर्फ हमने एक अजीम शायर खोया है, ना सिर्फ हमने एक अच्छा कवि खोया है, बल्कि हमने एक अजीम इंसान खोया है। ये लाश जो हुआ है सिर्फ उर्दू या हिंदी का नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश का लाश हो गया। ऐसे शायर सदियों में पैदा होते हैं। 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में जन्मे निदा फाजली को शायरी का अंदाज पिता से विरासत में मिला। गजल, दोहे, नज्म और भजन जैसी विधाओं में भी निदा फाजली ने कई प्रयोग किए। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। अनेक फिल्मों में उन्होंने कई हिट गीत दिए। इनमें रजिया सुल्तान, सरफरोश, आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्में प्रमुख हैं। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी के जरिए उनकी कई गजलों को अमर बना दिया। बेखुदी क्या चीज है। निदा फाजली को साहित्य में उनके योगदान के लिए 1998 में साहित्य अकादमी और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर संक्षेप में। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में विपक्षी पार्टी के नेताओं से मारपीट के मामले में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को सोमवार को जमानत मिल गई। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। चेन्नई में 300 से ज्यादा विकलांगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग पेंशन की रकम बढ़ाने और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इनको प्रति माह 1000 रुपये पेंशन देती रही है। बुंदेलखंड के लोगों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस धरने में इलाके को रेल से जोड़ने के अलावा बुंदेलखंड सिंचाई विकास निगम बनाने जैसी मांगें प्रमुख हैं। इसके साथ ही बीना नदी परियोजना शुरू करने की तारीख के जल्द ऐलान की मांग भी की गई। नदियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई। नदियों को जोड़ने के लिए बनी विशेष समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की। इस बैठक में जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस मौके पर पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग बड़ी तादाद में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। रूढ़िवादी समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए राजस्थान के जयपुर की जहां आरा राज्य की पहली महिला काजी बन गई हैं। मुंबई के दारुल उलूम निस्वा से 2 साल के प्रशिक्षण के बाद जहां आरा को काजी बनाया गया। देश भर में सोमवार को मौनी अमावस्या धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। ताइवान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 35 से ज्यादा हो गई है। वहीं सरकार के मुताबिक अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। शनिवार को आए जबरदस्त भूकंप से एक 17 मंजिली इमारत जमींदोज हो गई थी। इलाके में राहत और बचाव का काम तेजी पर है, लेकिन मलबे में फंसे लोगों को निकालना बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में करीब 3 लोग मारे गए, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोमवार सुबह करीब 8 बजे सेना की बस को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में मारे गए सभी लोग सेना के जवान थे। और गोवा की राजधानी पणजी में इन दिनों कार्निवल की धूम है। इस कार्निवल में देश विदेश से कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिनों का ये कार्निवल 10 फरवरी तक चलेगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।